माधोपुर पुलिस स्टेशन तलाश करने में इससे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। छोटी सी पुरअमन वादी का ये पुलिस स्टेशन 3 कमरों पर मुश्तमिल था। इसका SHO एक जवान सब इंस्पेक्टर था। अपनी गुफ्तगू और रवैये से बड़ा सुलझा हुआ इंसान लगता था। सलमान अहमद अपना तारुफ करवा के मुख्तसरन वाइल्ड लाइफ पार्क से वापसी पर दुश्मनों के हमले का जिक्र कर दिया। सब इंस्पेक्टर फयाज अली तवज्जो से इसकी बात सुनता रहा। अपने सामने मौजूद लेटर पैड पर कुछ नोट लिखता रहा। बीच बीच में इससे पूछता भी रहा। अपनी बात खत्म करके इसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं पिछले 1 साल से कुछ लोगों की दुश्मनी का निशाना बन रहा हूँ। इसमें मेरी बीवी के कुछ रिश्तेदार भी हैं, टिम्बर माफिया के कुछ अनासर भी हैं। मुझे ज़्यादा शक इन रिश्तेदारों पर है। इनमें से एक शख्स को कल हमने माधोपुर में देखा था। इसका नाम जबदर खान है। आप इसके खिलाफ FIR दर्ज करें। सब इंस्पेक्टर फयाज अली बोला, हम आपकी दरख्वास्त के मुताबिक FIR दर्ज करेंगे। इससे पहले मैं अस्पताल का दौरा करूंगा। जो दुश्मन ज़ख्मी हालत में है, इसे अपनी कस्टडी में लेना ज़रूरी है। इसके बाद कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। इसने परेशानी से कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी फॉरेस्ट हाउस में अकेली है। मेरे साथ इसने 1 साल दुश्मनों का सामना किया है। मुझे 2 घंटे पहले इसके पास पहुंचना था। इस वक्त वो मेरे लिए परेशान हो रही होगी। आप प्लीज़ मुझे 1-2 घंटे की मोहलत दे दे। मैं इसे तसल्ली दिलासा देकर वापस थाने आऊँगा। आपके साथ पूरा ताउन करूँगा। इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे आप पर भरोसा है सलमान साहब, लेकिन दरपेश सूरत हाल में आपको तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। आपके साथ पुलिस जाएगी। आप अपनी वाइफ से मिलकर थाने पहुँच जाएँ। मैं तब तक अस्पताल से होकर आता हूँ। सब इंस्पेक्टर अली ने अपने एक हवालदार और 2 सिपाहियों को इसके साथ रवाना कर दिया। सलमान अहमद रास्ते पर अपने साथ होने वाले इस वाक़े से ज़्यादा हिना के बारे में सोचता रहा। वो मुकर्ररा वक्त से बहुत ताहिर से वापस जा रहा था। वो समझता था हिना इस वक्त बहुत परेशान होगी। फिर जब इसे मालूम होगा कि दुश्मनों ने इस पर कातिलाना हमला किया था तो इसकी जान ही निकल जाएगी। गेस्ट हाउस ज़्यादा फासले पर नहीं था। वो 20 मिनट में वहाँ पहुँच के फॉरेस्ट का ये गेस्ट हाउस एक बुलंद टीले पर वाक़ था। मरकजी सड़क से एक जैली रास्ते के जरिए इस तक जाना पड़ता था। गेस्ट हाउस के दोनों तरफ खाइयाँ थी। सामने वो कच्चा रास्ता था जो मरकजी सड़क से इस जाने आता था। सिर्फ एक सिमत में ज़रा फासले पर चंद मकान बने हुए थे। गेस्ट हाउस के मरकजी दरवाजे को खुला देखकर सलमान अहमद की छठी हिस्स ने किसी गैर मामूली वाक़े की घंटी में जाग दी। इसके कहने पर ड्राइवर ने जोर जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन गेस्ट हाउस का हांसा माँ जो कि चौकीदारी का काम भी करता था वो बाहर नहीं आया। वो पुलिस मोबाइल वैन से उतरकर तेजी से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसी सेन से गुजरकर बरामदे में आया। हिना या हांसा माँ दोनों में से कोई भी इस वक्त तक सामने नहीं आया था। सलमान अहमद हिना का नाम लेकर पुकारता हुआ ख्वाबगाह के दरवाजे के पास पहुंचा। हाथ से ज़रा सा दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। इसने देखा ख्वाबगाह में कोई नहीं था। इसने बुलंद आवाज़ में हिना का नाम लेकर पुकारा, मगर जवाब नज़ारत। वाशरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसे खोलकर अंदर झांक कर देखा, वाशरूम खाली था। वो शदीद परेशानी के आलम में ख्वाबगाह से बाहर आया। दौड़ने के अंदाज में किचन की तरफ आया। किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसके अंदर दाखिल होते इसका दिल हलक में अटक गया। शदीद घबराहट और परेशानी से इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हांसा माँ किचन में एक तरफ आड़ा तिरछा सा लेटा हुआ था। सलमान ने तेजी से इसके पास जाकर इसे सीधा किया तो इसके सर से खून बह रहा था, जिसने पूरे चेहरे को लहूलुहान कर दिया था। वो जिंदा था, इसकी सांस चल रही थी। सलमान फौरन बाहर आया। पुलिस के जवान पोस्ट में खड़े थे। इसने चीख कर इन्हें आवाज़ दी। वो दौड़ते हुए अंदर आए। इसने बताया ये गेस्ट हाउस का हांसा माँ है और इसकी बीवी कहीं नज़र नहीं आ रही। पुलिस के जवान पूरे गेस्ट हाउस में हिना को तलाश करने लगे। गेस्ट हाउस इतना बड़ा नहीं था। 3 ही कमरे थे जहां हिना का नामो निशान मौजूद नहीं था। इस दौरान घबराहट और परेशानी के बावजूद सलमान अहमद हांसा माँ को होश में लाने के जतन कर रहा था। इसके सर पर चोट का निशान था। ऐसा लगता था किसी ने डंडे से इस पर वार किया था, जिसकी ज़रब से इसका सर फट गया था और वो बेहोश हो गया था। कुछ देर में इसकी कोशिशें कामयाब हुई। हांसा माँ आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा। इस वक्त तक पुलिस वाले भी हिना की नाकाम तलाश के बाद वापस आ गए थे। सलमान ने इसे होश में आता देखकर बेताबी से कहा, चचा, हिना किधर है? तुम्हारे साथ किसने ऐसा किया? इसने वो मुश्किल कहा, मैं नहीं जानता वो कौन थे। 2 आदमी थे, इनका चेहरा छुपा हुआ था। इनके हाथ में एक पिस्तौल भी था। मैं किचन में खाना बना रहा था। वो अचानक ही किचन में दाखिल हुए थे। मेरे कुछ करने से पहले ही पिस्तौल के दस्ते से मेरे सर पर बहुत जोर से मारा था। चोट खाकर मैं गिर गया। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। वो अंदर कैसे आई? क्या गेट बंद नहीं था? गेट बंद था सर। शायद वो दीवार फलांग कर आए थे। मुझे बेगम साहिबा का कुछ पता नहीं। क्या वो मौजूद नहीं? सलमान का दिल जैसे सदमे से फटने के करीब हो गया। एक ही वक्त में दुश्मनों ने इस पर भी हमला किया था। गेस्ट हाउस में आकर हिना को अगवा भी कर लिया था। इसका मतलब था कि इसके दुश्मन बड़ी तादाद में इसका पीछा करते हुए माधोपुर तक आ गए थे। मौका देखकर उन्होंने 2 मुख्तलिफ जगहों पर अपना दाव खेला था। पुलिस हवालदार ने फ़ौरन वाकी टाकी के जरिए सब इंस्पेक्टर फयाज अली से रब्ता किया। यहाँ हादसे के बारे में बताया। फिर इसकी हदायत सुनने के बाद सलमान ने कहा, सर आप तहम्मुल से काम लें। इंस्पेक्टर साहब जल्दी यहाँ आने वाले हैं। माधोपुर ऐसा इलाका नहीं कि मुजरम वारदात के बाद बच कर जा सके। आप हौसला रखें, इंशाअल्लाह दुश्मन जल्द पकड़े जाएंगे।
جمشید کو فارسٹ گارڈ نے جب بتایا کہ سلمان بغیر اطلاع دیے تھلچون کے دورے پر آیا ہے تو وہ شدید اندیشوں میں گر گیا تھا۔ اس نے فوراً درختوں کی کٹائی کا کام روک کر جو لکڑی کٹی حالت میں تھی اسے ٹھکانے لگانے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھی جمدر خان کو تھلچون بھیج چکا تھا۔ اسے سمجھایا تھا کہ فارسٹ افسر کی نگرانی کر کے اس کی رپورٹ اسے دے۔ جمدر خان بہت ہوشیار اور موقع شناس بندہ تھا۔ کچھ تو جمشید کی صحبت سے اس نے سیکھا تھا، کچھ وہ خود ہی بڑا چال باز تھا۔ وہ ایسے مزاج کے لوگوں میں شمار ہوتا تھا جن کا دین و ایمان محض پیسہ ہوتا ہے۔ جمدر اوپر جنگل سے بستی میں آیا تو رات ہو گئی تھی۔ اس شام فارسٹ افسر سلمان احمد بھی تھلچون پہنچ گیا تھا۔ جمدر نے رات کو ہی معلوم کر لیا تھا کہ فارسٹ افسر نمبردار کے مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ جمشید کی ہدایت کے مطابق اس کی کوشش تھی کہ وہ فارسٹ افسر کو اپنی نظروں میں رکھے، اس کی سرگرمیوں سے واقف رہے۔ بہت سوچنے کے بعد اس کی نظر انتخاب فقیر اللہ پر جا ٹھہری۔ وہ مہمان خانے کا پرانا خدمتگار تھا۔ اس نے سوچا فقیر اللہ کے ذریعے وہ فارسٹ افسر کی سرگرمیوں سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ مہمان خانے سے کچھ فاصلے پر ایک درخت کی اوڑ میں بیٹھ گیا۔ وہ فقیر اللہ کا مہمان خانے سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ فقیر اللہ باہر نکل کر نمبردار صاحب کے گھر میں گیا۔ ذرا دیر بعد ناشتے کا سامان لے کر دوبارہ مہمان خانے میں آ گیا۔ جمدر اسی جگہ پر بیٹھ کر کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ بڑی دیر بعد وہ ایک اجنبی شخص کے ساتھ باہر آیا، پھر وہ دونوں ایک طرف چلنے لگے۔ جمدر اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا تھا۔ اس دوسرے شخص کی وجہ سے اس کی حکمت عملی میں خلل پیدا ہو گیا تھا۔ وہ دوسرا شخص سلمان احمد کا معاون تھا۔ اس وقت وہ دونوں فارسٹ کے دفتر جا رہے تھے۔ جمدر ابھی سوچ رہا تھا کہ ان کے پیچھے جائے یا پھر اس جگہ بیٹھ کر واپسی کا انتظار کرے۔ اسی وقت وہ چونک گیا۔ نمبردار عنایت کے گھر سے اس کی بیٹی ہینا نکل کر بہت محتاط انداز سے چلتی سہمی نظروں سے یہاں وہاں دیکھتی مہمان خانے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا ہینا مہمان خانے کے دروازے سے جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی، مگر اندر جا کر بہت وقت گزارا، وہ باہر نہ نکلی۔ جمدر کے دل و دماغ میں ہر وقت فتنہ فتور بھرا رہتا تھا۔ اس جیسی فطرت کے بندے کبھی مثبت انداز میں سوچتے ہی نہیں۔ وہ بھی ہینا کے بارے میں زہریلی باتیں سوچنے لگا۔ ہینا جس طرح مشکوک انداز میں چلتی ہوئی مہمان خانے میں داخل ہوئی تھی، یہی بات اسے کھٹک رہی تھی۔ پھر جب وہ بہت دیر تک مہمان خانے سے باہر نہ نکلی تو اس فتنہ ساز دماغ میں شک کے کیڑے کلبلانے لگے۔ جمشید اس کا دوست بھی تھا، خالہ زاد بھائی بھی تھا۔ اس حوالے سے ہینا ان کی غیرت تھی۔ اب یہی غیرت کسی غیر کی تنہائی میں بڑی دیر سے موجود تھی۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جمدر جیسے شکیل القلب آدمی کے لیے سنسنی خیزی اور فتنہ پروازی کا بہت سا سامان اس میں موجود تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے دور سے فقیر اللہ کو مہمان خانے کی طرف آتے دیکھا۔ وہ اکیلا تھا۔ جمدر اپنی جگہ سے اٹھا، تیز چلتا ہوا اس طرف آنے لگا۔ چند قدم چلا تھا، اس نے دیکھا ہینا بھی مہمان خانے سے باہر نکل رہی تھی۔ فقیر اللہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی، پھر تیز چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ جمدر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بدگمانیوں کے زہریلے کانٹوں میں الجھے ہوئے فقیر اللہ کی طرف جانے لگا۔ قریب جا کر اسے سلام کرتے ہوئے بولا، چچا فقیر اللہ، میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، خیر تو ہے نا جمدر بیٹا، کیا پھر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا؟ جمشید بھی آج کل نظر نہیں آ رہا۔ خیر ہے بھی اور نہیں بھی چچا، آپ کچھ وقت دیں گے تو بتاؤں گا۔ فقیر اللہ بولا، اس وقت تو بہت مصروف ہوں، سلمان صاحب نے کچھ فائلیں اور رجسٹر دفتر لے جانے کا کام بتایا تھا، ان کا معاون بھی ساتھ گیا تھا۔ راستے میں جا کر پتہ چلا ایک اہم فائل ادھر ہی رہ گئی ہے، ان کے معاون نے مجھے واپس بھیج دیا کہ وہ فائل لے کر جاؤں۔ اب وہ بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تم مہمان خانے میں آ کر بیٹھ جاؤ، میں فارسٹ آفس سے جلد آ جاؤں گا۔ جمدر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہارا فارسٹ آفیسر مجھے اور جمشید کو ویسے بھی پسند نہیں کرتا، اندر آیا تو اسے برا لگے گا، آپ وہ فائل لے کر آ جائے، چلتے چلتے باتیں بھی کریں گے۔ فقیر اللہ مہمان خانے میں داخل ہو گیا۔ جمدر پلٹ کر ہینا کے گھر کی طرف دیکھتے ہوئے وہاں سے کچھ دور راستے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بات اسے بار بار چبھ رہی تھی، مہمان خانے میں فارسٹ افسر اکیلا تھا، ایسے میں ہینا اندر زیادہ دیر کیوں ٹھہری تھی؟ کیا اس کا فارسٹ افسر سے کوئی چکر چل رہا ہے؟ اس کا شیطانی دماغ بڑے ہی مفسدانہ انداز میں تانے بانے ملا رہا تھا۔ پھر ان کا سرا پکڑ کر وہ بہت دور تک سوچ رہا تھا۔ فارسٹ آفیسر ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اب ہینا کی صورت میں ایک ایسا مورا ہاتھ آیا تھا جسے ذرا حکمت اور ہوشیاری سے استعمال کر کے فارسٹ آفیسر کی دہشت اور دیانت کا جنازہ نکالا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے جمشید کو اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ کچھ دیر بعد فقیر اللہ مہمان خانے سے باہر آیا۔ جمدر نے ہاتھ لہرا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ قریب آیا تو دونوں نہر کے ساتھ بنی پگڈنڈی پر فارسٹ آفس کی طرف چلنے لگے۔ فقیر اللہ بولا، جمدر بتاؤ کیا کام ہے؟ میں ذرا جلدی میں ہوں، ادھر واپس آ کر سلمان صاحب کو دوبارہ بھی جانا ہے۔ جمدر نے ایک ذرا سے طنز سے کہا، چچا فقیر اللہ، اس فارسٹ افسر کی بڑی خاطرداریاں ہو رہی ہیں، لگتا ہے آپ پر بہت مہربان ہے۔ وہ ترشی سے بولا، میں نمبردار صاحب کے حکم کے مطابق ان کی خدمت کر رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو انہی کے آگے بولو، یہ بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟
जमदर किसियाना सा होकर बोला, गुस्सा क्यों करते हो चाचा? फॉरेस्ट अफसर बाहर का बंदा है, इसके लिए अपनी बरादरी के एक जवान से क्यों नाराज होते हो? वह सर्द लहजे में बोला, बरादरी का जवान हो तो बात भी अच्छी करो ना, ताना क्यों देते हो? मैं इनकी खिदमत पर मामूर हूँ, वो मुझसे जो काम मर्जी ले मैं पूरा करूँगा। ऐसे में तुम्हारा ये कहना कि किसी गर्ज की वजह से ऐसा करता हूँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जमदर हुशामदी अंदाज में बोला, छोड़ो ना चचा, ज़रा सी बात को क्यों दिल पर लेती हो? चलो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये बताओ फॉरेस्ट अफसर कब तक थलचून में है और वो यहाँ किस मकसद के लिए आया है? इसने सपाट लहजे में कहा, तुम मुझसे यही मालूम करने के लिए मिलना चाहते थे, लगता है फिर किसी चक्कर में पड़े हो तुम दोनों। चचा फ़कीर अल्लाह, तुम जानते हो मैं और जमशेद लकड़ी का कारोबार करते हैं, इस अफसर की वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया है। ये कौन होता है हमें जंगल की कटाई से रोकने वाला? ये जंगल, ये इलाका सदियों से हमारी मिल्कियत है, इस जंगल की लकड़ी से हमारा रोजगार चलता है। कौन सा हम सारे का सारा जंगल काट कर आगे बेच देते हैं? एक दो ट्रक लकड़ी ही तो हमारी ज़रूरत होती है। फ़कीर अल्लाह चलते चलते ज़रा सा रुक कर बोला, देखो जमदर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि फॉरेस्ट अफसर को जंगल काटने से रोकने का हक हासिल है या नहीं, मैं बस हुक्म का गुलाम हूँ। नंबरदार साहब के कहने पर इसकी खिदमत कर रहा हूँ। मेरी अपनी राय पूछोगे तो यही कहूँगा कि इस जंगल पर हम सब का हक है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक लकड़ी काट कर इस्तेमाल नहीं करेंगे और आगे नहीं बेचेंगे तो फिर घर कैसे चलाएंगे? क्योंकि हमारे पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। जमदर खुश होते हुए बोला, यही तो मैं कहना चाहता हूँ चचा, हमारे अक्सर नौजवान बेरोजगार हैं, चंद एक शहर में जाकर नौकरी करते हैं। ऐसे में जंगल की लकड़ी ही हमारी आमदनी का बुनियादी जरिया है, मगर हुकूमत का इरादा ठीक नहीं। वो हमें आमदनी के इस जरिए से महरूम कर सारा जंगल अपने कब्जे में रखना चाहती है, बाद में अपने मनपसंद ठेकेदारों के जरिए इसका सफाया करवाएगी। ये फॉरेस्ट अफसर भी इसी मकसद की खातिर यहाँ आकर सरकार का डंडा इस्तेमाल कर रहा है। फ़कीर अल्लाह सादा सा इंसान था, वो चीज़ों को गहराई से नहीं समझता था, आसपास के लोगों की उमूमी सोच के मुताबिक अपनी राय देता था। इसके दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि जंगल के कटने से माहौल पर किस तरह के असरात पड़ सकते हैं। इसका जहन बस एक ही बात को सोचता था कि ये जंगल हमारी मिल्कियत है, इस पर सिर्फ हमारा तसर्रुफ है, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसे काटने का हक सिर्फ हमें हासिल है। नंबरदार अनायत जंगल की कटाई का सख्त मुखालिफ था, मुकामी कमेटी का चेयरमैन था। फ़कीर अल्लाह बरसों से इसकी खिदमत करता था कि तुम्हें काम करना हो या मेहमान की मदारत करना हो, वो हाजिर रहता था। इसके एवज नंबरदार अनायत इसे साल भर के अनाज के अलावा ज़रूरत के मुताबिक रुपया पैसा भी देता था। इस सब के बावजूद फ़कीर अल्लाह दिल ही दिल में नंबरदार अनायत खां की सोच से इख्तलाफ करता था। कुछ अर्सा पहले तक वो खुद भी छुप छुपा कर एक आध दरख्त 2-4 महीने बाद काट कर बेच देता था, मगर पिछले कुछ अरसे से नंबरदार अनायत के चेयरमैन बनने के बाद इसके भी रास्ते मसदूद होकर रह गए थे। वो दिल में कुड़ता, लेकिन नंबरदार साहब का ऐसा रोब दबदबा था कि उनकी मुखालफत मोल लेने की हिम्मत वो नहीं कर पा रहा था। जमदर ने कहा, चचा ज़रा सोचो, जमशेद ने इस्लामाबाद की एक पार्टी से लाखों रुपए की लकड़ी का सौदा किया है, वो अपनी शादी के लिए सब कर रहा है। अगर मुआहदे के मुताबिक इसने मुकर्ररा वक्त पर लकड़ी आगे नहीं पहुंचाई तो इसका कबाड़ा हो जाएगा। मैं जानता हूँ इसके बाद शादी के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। अनायत खां चचा को अपनी असूल पसंदी के सिवा किसी चीज़ का एहसास नहीं, वो अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल को भी भूल गया है। तुम इस घर के नमक ख्वार हो, इस घर की लड़की कल कल जमशेद के पास ही जाने वाली है। आज जंगल के कुछ दरख्त काट कर जमशेद को माली फ़ायदा हो रहा है तो नंबरदार साहब की लड़की को भी इससे फ़ायदा होने वाला है। फ़कीर अल्लाह सोचती हुई नज़रों से इसे देखते हुए बोला, बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो? जमदर ने चलते चलते सरगोशी के अंदाज में कहा, मैं और जमशेद ऊपर जंगल में थे, हम अपने बंदों के साथ लकड़ी काट रहे थे, हमें फॉरेस्ट अफसर के बारे में पता चला तो जमशेद ने मुझे यहाँ भेज दिया ताकि इसकी नकलो हरकत पर नज़र रख सकूँ। तुम बस ये मालूम करो कि वो इतनी जल्दी थलचून क्यों आया है, ऊपर जंगल की तरफ कब जा रहा है? वो तफहीमी अंदाज में बोला, ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं। आज तो सलमान साहब फॉरेस्ट के दफ्तर जा रहे हैं, वहाँ जाकर इनके इरादे के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। जमदर ने अचानक से कहा, फ़कीर अल्लाह, ये फॉरेस्ट अफसर मेहमान खाने में ठहरने क्यों आया है? इधर दफ्तर में भी तो अच्छा खासा इंतजाम है। वो सादगी से बोला, इनके नंबरदार साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, इसके अलावा घर के खानों का ऐसा गरोवीदा बनना है कि मुझसे कह रहा था कि फॉरेस्ट ऑफिस जाकर भी नंबरदार साहब के घर का खाना खाऊंगा। वो दोनों चलते हुए बहुत दूर निकल आए थे। फॉरेस्ट ऑफिस ज़रा फासले पर नजर आने लगा। जमदर ने ससराती आवाज़ में कहा, चाचा ये फॉरेस्ट अफसर मुझे मशकूक सा लग रहा है। नंबरदार साहब के घर में जवान जहां लड़की है, घर और मेहमान खाने में फासला ही कितना है। ये बड़े शहरों में पढ़कर आने वाले नौजवान अफसर ताक जांक के बड़े आदी होते हैं, ये हमारी मासूम लड़कियों को जल्दी बरगला लेते हैं। तुम भी इस पर नज़र रखते हो ना? वो बेसाख्ता बोला, मैं खुद भी इस बात को सुनना पसंद करता हूँ। 2-3 दफ़ा हिना बेटी मेहमान खाने में गई थी, मैंने इस देख कर डांट भी दिया था। जमदर को मौका मिल गया, अभी कुछ देर पहले वो मेहमान खाने में गई थी, मैं समझा तुम अंदर मौजूद होगे। बड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकली तो तुम्हें दूसरी तरफ से आता देखकर मैं हैरान रह गया। मैं हिना के किरदार पर शक नहीं कर रहा, मगर इन शहरी माहौल में रहने वाले नौजवान अफसरों पर भरोसा भी नहीं। फ़कीर अल्लाह मुर्तश लहजे में बोला,
जमदर बेटा, तुम हिना वाली बात को भूल जाओ, वो बहुत नादान है, किसी काम से गई होगी। जमशेद को जरा भी शक हुआ तो वो हंगामा खड़ा कर देगा। इससे कुछ बाद नहीं कि एक आध कत्ल कर डाले। बस सलमान साहब आज यहाँ से जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वो आइंदा मेहमान खाने का रुख ही ना करें। मैं इनकी नकलो हरकत से तुम्हें मुसलसल बाखबर रखूंगा। वो इससे रुखसत होकर फॉरेस्ट ऑफिस की जानिब जाने लगा। जमदर मक्कारी से होंठ काटता हुआ ऐसे जाते देखता रहा। फकीर अल्लाह ने कहा कि हिना वाली बात को भूल जाओ, मगर वो इसी के बारे में सोचने लगा। अपने शैतानी दिमाग में उभरने वाले मुफसिदाना ख्यालात की कड़ियों को जोड़ने लगा। इसके दिमाग की स्क्रीन पर एक हंगामा हेज ड्रामा चलने लगा, जिसके हर मंजर में जबर, मकर और खून के धब्बे नुमाया थे।